यस, A56। ए होता क्या और है थ्री बेटा? मास नंबर। या तो व्हाट शुड आई राइट? इट इज अ सम ऑफ व्हाट? मास एंड नंबर। न्यूट्रॉन प्रोटॉन। या सो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो है वो 56 है। ठीक है, बिल्कुल। और 3 यूनिट पॉजिटिव, एंड इस पॉजिटिव चार्ज। मतलब 3 प्लस होगा जो भी है। ठीक है, हाँ जी। ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। एंड कंटेन 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। तो क्या करोगे बताओ? लेट 100। हाँ, लेट द इलेक्ट्रॉन्स या एक्स। वेरी गुड। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स। तो इसका मतलब क्या है महक? 30.4। इफ 100 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 100 प्लस इतना, 30. मतलब 130.4 न्यूट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 300। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्स है तो न्यूट्रॉन कितने हुए? ठीक। 1.04x। या नाउ हाउ कैन आई पुट हियर न्यूट्रॉन नंबर आई हैव? प्रोटॉन कितना लिखूं बेटा? x-1। नो 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 नो, दिमाग नहीं लगाया आपने, कल वाला चिपका दिया, गलत बात। कंसेप्ट समझो बेटा। देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे न्यूट्रॉन है इतना, प्रोटॉन पता नहीं है, दिमाग लगाएंगे। महक देखो, कल तो वो डिपेंड करता है ना, कल तुमको एक यूनिट नेगेटिव चार्ज दिया था इसीलिए x+1 लिख लिया था। अब उसने क्या बोला है? 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई एग्जाम्पल लेके ओके। किया करो, जैसे एल्यूमिनियम +3 है। एल्यूमिनियम न्यूट्रल जब होता है महक तो उसमें कितना प्रोटॉन होता है? वो काउंट करो, हाइड्रोजन, 13। हीलियम, कितना होता है? 13। या इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 13। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे महक? 10। 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन लोगों का आया होगा मैसेज, एक मिनट। इलेक्ट्रॉन 10 होंगे तो प्रोटॉन कितने हैं बेटा अभी भी इसमें? 13। 13। तो वही केस नहीं बन रहा क्या? 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनो मेरी बात। 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। लूज करके इलेक्ट्रॉन 10 है, या हमने यहाँ पे x1 है, तो प्रोटॉन तो बेटा उससे 3 ज़्यादा नहीं होंगे? तो हाँ जी। समझ रहे हो ना? प्रोटॉन यस। मुझे क्या लिखना चाहिए? x+3 इजंट इट ओके। इज इक्वल टू 56। तो ऐसा नहीं है हमेशा वही आना है x-1, वो डिपेंड करेगा कि कैसा आयन दे रखा है। समझ में आई बात? ओके। हाँ जी मैम। देखो मैंने वैसे आपको एग्जांपल लेके समझा दिया, तो कई बार नई भी एग्जांपल दिमाग में नहीं आता कि कौन सा एलिमेंट है। तो आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए कि 3 यूनिट पॉजिटिव लिखा है। पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है? कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके रखे हैं। इसका हाँ मतलब जी। लूज करने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन एक्स हैं तो लूज करने से पहले x+3 रहे होंगे, उतने ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो लूज गेन होते नहीं। तो ये इक्वेशन बनेगी महक। समझ में आई बेटा? ओके। हाँ अब जी मैम। इसको सॉल्व करके x निकाल ले, इतना वो लोग ज्वाइन होते हैं। देख कितना आ रहा है। और कैलकुलेटर कल समझाया था नहीं यूज करना इफ यू वांट टू क्रैक सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके लिए भी तुम्हारा टेस्ट वगैरह तो अच्छा खासा होगा। ये नर्सिंग के लिए भी होता है ना टेस्ट, तो बाहर होता ही होगा। हाँ जी मैम। हाँ तो फिर अच्छी पकड़ बनाओ अपने सब्जेक्ट पे। इधर एक एक्स है तो ऐड हो गया, तो ये हो गया 56 - 3, तो 2.304 इज इक्वल टू 53। इसको सॉल्व करो और एक्स देखो कितना आ रहा है।
निकला बेटा? हाँ जी मैम, निकाल रही हूँ। मैम 43.4। एक्स की वैल्यू नहीं बेटा, 23 आ रहा है बेटा। 53 डिवाइडेड बाय 2.3। हाँ जी। गलत किया, देखो कुछ गड़बड़। 2.3 23 आ रहा है एग्जैक्टली एक्स की वैल्यू। चलो मिस्टेक चेक कर लेना। एनीवेज पहले मुझे ये बताओ, एक्स निकल के आया हमारा महक, तो एक्स क्या चीज है बेटा? क्या मानना था हमने? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन। या तो हमको, अब हमको सिंबल बताना है। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी महक? एल्यूमिनियम नहीं बेटा, 13 होगी। अरे कंफ्यूज मत हो, मुझे जेड बताओ, जेड क्या होता है बेटा? एक्स मैम 23 है। आ गए? गुड आफ्टरनून। एटॉमिक नंबर, तो क्या ये 26 नहीं 20। होगा? हाँ तो जी। रिवीजन करा रहे हो? रिवीजन नहीं करा रही बेटा, कल वाला जो न्यूमेरिकल दिया था वो डिस्कस कर रही हूँ। दिया था ना एक। ओके मैम। अनमोल कहाँ है? आ रहा है मैम वो भी। आज लेट कैसे हो गया? आपको 3 बजे तो फिजिक्स का है, फिर ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, टाइम नहीं कम बच जाएगा। मैम वो पता नहीं था, तब मैथ्स वाले सर के पास बैठा था तब। अच्छा, तो वो घर जाते हो ना? तो 2 बजे बेटा कर लिया, थोड़ा टाइम आगे पीछे कर लेना उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है? ठीक है मैम। तो ये 26 आ गया महक, समझ में आई ना बेटा? क्योंकि यहाँ पे हाँ प्रोटॉन जी। लिखने होते हैं। तो 26 आयरन का होता है बेटा, 26 और ऊपर कितना दिया? 56। ये आंसर है, समझे? यस मैम। हरवीर तुम्हारा हो गया था ये वाला? हरवीर बताओ नो बट, मैम। क्यों किया ही नहीं ट्राई, है ना? यस। क्यों नहीं किया? फिर गलत बात, आप काम नहीं कर रहे अभी। बताओ मुझे क्यों नहीं किया? कॉपी नहीं खोली मुझे लगता है ना? सच सच बता, नहीं खोली मैम, थी? रिवीजन की थी बस, एक बार वो नहीं किया। न्यूमेरिकल जो कल कराए थे वो करके देखे थे क्या? बस ऊपर ऊपर से हो गया है ना? ऐसा नहीं करना बेटा। और देखो अभी तो शुरुआत है तुम लोगों की, तो थोड़ा सा अपना सिंसियरली पढ़ो तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा इंटेलिजेंट हो तुम सभी लोग, लेवल ठीक है तो कर लोगे, बट सिंसियरिटी चाहिए थोड़ी सी। अच्छा मुझे ये बताओ, रिकॉर्डिंग हेल्पफुल रहती है? भेजा करूँ ना? देखी थी? यस मैम, देखी थी। ओके, उसको बोल ले बेटा आ जाए, फिर मैं नया शुरू कराती हूँ। तभी अगला टॉपिक है, अब नया टॉपिक है आपका। वो टॉपिक तो खत्म हो गया ना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार। कौन कौन से टर्म्स पढ़े थे हमने महक, नाम बता सकते हो सबसे पहले? आइसोटोप, आइसोटोप, वेरी गुड। आइसोबार्स, या आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो, आइसोस्टर्स, यस आइसो, आइसोडायफ्रम्स वेरी एंड गुड, आइसोटोन्स। शाबाश। देखो सारे नाम बता दिए महक ने, वेरी नाइस। हरवीर इतना आप मुझे बताओ कि आइसोस्टर्स क्या होता है? The molecules having same number of atoms एज वेल एज and सेम number of नंबर। electrons. यस, ओके। अनमोल तुमने क्वेश्चन कर लिया था जो दिया था? कौन सा मैम? एक न्यूमेरिकल दिया था ना बेटा कल होमवर्क के लिए, 2.4। नो नहीं किया, सॉरी मैम। कोई बात नहीं। अच्छा पिछला रिवाइज किया था? यस मैम, वो तो किया था। न्यूमेरिकल समझ में आ गए? यस मैम।
अच्छा एक काम करो तुम लोग, आगे से बेटा पूरे 2 बजे ज्वाइन करना है, ऐसे फिर केमिस्ट्री का टाइम कम रह जाता है, ठीक है? ओके मैम। और ये ना फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इतना मैंने महक को समझाया है, इतना तुम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तो ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया है हमने, जो होमवर्क दिया था बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछले न्यूमेरिकल थे। नहीं समझ में आएगा तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, वैसे आ जाएगा। और ना कल मैं आपके ये जो तीनों न्यूमेरिकल्स हैं 2.44, 2.43 और 42, टोटल 3 है, तीनों आपसे मतलब करवा के देखूंगी मैं। आपको खुद यहाँ पे लिखना होगा, वो ऑप्शन होती है ना एनोटेशन वाली। ओके मैम। मैम ओके। टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल रब इट so that I can start with the new topic. डन मैम। Okay. Are we done? यस मैम। अच्छा बेटा आज वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ा थेरेटिकल है, ठीक है? उसमें थोड़ा समझना ज़्यादा है, तो तुम लोग ना समझने पे फोकस करना। और मेरे पास ना उसके मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मतलब जितना मैं कराऊंगी उसके हिसाब से आपको मैं मतलब पीडीएफ बना हुआ है तो मैं वो भेज दूंगी। बट ऐसा नहीं है कि वो पीडीएफ आपके लैपटॉप में या मोबाइल में ही रह जाए, उसको प्लीज़ अपनी कॉपी पे लिख लेना। और उसमें मतलब वो नहीं करना कि लिख लेंगे, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर मैं भेजूंगी नहीं, आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सही बने हुए हैं, इसलिए मुझे है कि चलो तुम लोग उसी से पढ़ लो, दैट विल बी बेटर। सो थोड़ा बहुत पॉइंट पॉइंट लिखते जाना, पूरा डिटेल में उसमें से मिल जाएगा आपको। तो मैंने आपको बेटा जिस दिन चैप्टर शुरू कराया था हमने 2-3 दिन पहले जब किया था, मैंने आपको ये बताया था कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एरो बना के एक टॉपिक लिखा था, आपको मोस्ट प्रोबेबली याद होगा, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, याद है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आज हमने इस टॉपिक के साथ शुरुआत करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो करने से पहले कुछ जनरल सी बातें कर लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, मैं बताती हूँ ये कहाँ से पिक्चर में आई। मैटर तो सुना है आप लोगों ने, है ना? मैटर क्या होता है? अब तुम लोग जहाँ पे भी बैठे हो, अपने रूम में बैठ के क्लास लगा रहे हो, आसपास जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं जिनका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, वो सारी मैटर हैं, ठीक है? तो बहुत पहले ना ये माइंड में आने लग गया कि मैटर किससे बना हुआ है। तो उन लोगों ने बोला कि सपोज ये कोई मैटर है, इसको काटते जाएं, तब इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, तो उन्होंने बोला कि अल्टीमेटली एक ऐसा पार्टिकल आ जाएगा जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे डाल्टन ने 1808 में एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एंड ही प्रपोज दैट सबसे छोटा पार्टिकल जिसका मैटर बना हुआ है दैट इज एटम। एंड उसने ये थ्योरी में बोला कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, तब ये माना जाता था। हरवीर, इंडिविजिबल का मतलब क्या होगा बेटा? मैम द थिंग which cannot be divided डिवाइडेड into फर्दर, यस, other sub parts। वेरी गुड। तब ये माना क्यों? देखो एटम जो वर्ड है ना वो भी एक वर्ड से आता है, एटोमियो। एटोमियो ग्रीक वर्ड है। एटोमियो का मतलब होता है इंडिविजिबल, या बोलो अनकटेबल, जिस चीज़ को आगे तुम कट नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट डाल्टन ने बोला ऐसा होता है, और ये पूरी थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, 1808 में उसने प्रपोज करके उसको दे दिया। ठीक, तो काफ़ी टाइम तक ये थ्योरी चलती रही। इस थ्योरी के कुछ फ़ायदे भी थे, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी थे। इसके बेनिफिट क्या थे? इस थ्योरी से हम बहुत सारे लॉज को एक्सप्लेन कर पाए, तो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या होते हैं? ये सारे तुमको मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो उनको लगा कि हो तो रहे हैं यार लॉज एक्सप्लेन, तो थ्योरी सक्सेसफुल है, ठीक है?
बट जैसे तुम लोगों को पता है कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो ड्रॉबैक्स में एक मेजर ड्रॉबैक था कि डाल्टन की जो थ्योरी थी वो कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे अब फिजिक्स में आपने थोड़ा बहुत ये चीज़ को 10th में भी पढ़ा होगा, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वी रब मेटल रॉड विद सिल्क क्लॉथ। सुना है ये फिनोमिना? अभी भी Yes, आप ma'am. लोग देखते होंगे, जैसे ड्राई कॉम्ब होता है उसको हम ड्राई हेयर में रब करके कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसके साथ चिपक जाते हैं, करके देखा होगा बचपन में, ये सुना Yes, है? ma'am. हाँ स्केल के साथ किया। हाँ वही फिनोमिना। ऐसे ही मेटल रॉड को इफ वी रब इट विद सिल्क क्लॉथ तो भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन, थोड़ा चार्ज पार्टिकल्स पैदा होते हैं। तो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाई कि चार्ज कहाँ से आ गया भाई, है ना। इसका मतलब एटम के अंदर कोई ना कोई और पार्टिकल्स हैं जो चार्ज जो होते हैं। कहाँ से आ रहा है अदरवाइज चार्ज? हम तो कुछ बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं उसको दे रहे या कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब ये फिनोमिना सबसे मेजर चीज़ थी जो इस थ्योरी को मतलब प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं करता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इससे साइंटिस्ट लोगों ने फिर रिसर्च कर करके ये पता लगाया कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आजकल तो इनसे भी बहुत आगे आगे, जैसे पॉजिट्रिनो फिजिक्स में पढ़ोगे, न्यूट्रिनो। उस टाइम ये बोला कि ये फिनोमिना के कारण जो डाल्टन ने ये कंसेप्ट दिया कि एटम इंडिविजिबल है, ये सही नहीं है, और फिर रिसर्च से पता चला। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले बताओ ये सारी भूमिका से समझ में आ गई अनमोल? Yes, ma'am. महक, हरवीर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो अभी मैं हेडिंग लिखने जा रही हूँ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट हमको थोड़ा पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए बेटा जो एक्सपेरिमेंट से पता चला वो है डिस्चार्ज गैस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? डिस्चार्ज गैस ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और क्या नाम है इसका? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का बेटा जो क्रेडिट है ना, वो साइंटिस्ट जे थॉमसन को जाता है। मतलब कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया तो हम यही बोलेंगे जे थॉमसन ने किया था। बट एक्चुअल में ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं किया, बहुत सारे साइंटिस्ट का कंबाइंड इफेक्ट होता है। जैसे एक साइंटिस्ट था विलियम क्रूक्स, ठीक है, और फेराडे, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। उन लोगों ने मिला के ये एक्सपेरिमेंट किया था, बट फिर भी एक जो डोमिनेंट होता है दैट इज जे थॉमसन। नाउ व्हाट इज दिस डिस्चार्ज गैस ट्यूब एक्सपेरिमेंट? क्या है इसका बेसिक आइडिया? लेट अस सी दैट। तो जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें कोई डिस्चार्ज ट्यूब यूज होती है। डिस्चार्ज ट्यूब बेटा होता क्या है? कुछ नहीं होता, ये ग्लास की एक ट्यूब होती है लंबी सी, जिसमें ऐसे एक साइड पे वैक्यूम पंप लगा होता है। वैक्यूम पंप इसलिए लगाते हैं ताकि हम प्रेशर को मैनेज कर सकें। ठीक है, ग्लास की ट्यूब है। आप लोग ये थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेना साथ में, जैसे ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो। जो मैं मतलब बोर्ड पे लिख रही हूँ पढ़ाते टाइम वो आप अपना नोट कर सकते हो, बाकी जो चीज़ें वैसे ही समझा रही हूँ वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। अच्छा इधर देखो, ये डिस्चार्ज ट्यूब मैंने बना ली, ग्लास की एक ट्यूब है इमेजिन करो, और यहाँ पे 2 मेटल की थिन प्लेट लगी हुई हैं।
क्या लगी हुई है? मेटल की थिन प्लेट लगी हुई है बेटा, इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और इनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ करते हैं, एक को नेगेटिव के साथ। जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं वो वाली मेटल प्लेट को कैथोड बोलते हैं। दोनों का कॉमन नेम इलेक्ट्रोड है। जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है वो कैथोड है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है वो क्या होगी? एनोड। इतनी बात समझ में आ गई तीनों को? क्या बोल रही हूँ मैं? ये ट्यूब है एक। Yes, ma'am. ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज गैस ट्यूब या करली डिस्चार्ज ट्यूब बोल देते हैं। क्या होती है ये? एक लंबी ट्यूब है जिसमें ग्लास की बनी होती है, दो मेटल की प्लेट लगी होती हैं पतली पतली, जिनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है वो कैथोड है, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है वो एनोड है। ठीक है, और होता क्या है बेटा, ये जो ट्यूब है ना, इसमें कोई गैस भरते हैं, ड्राई गैस होती है। डिफरेंट गैसेस भर के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। जैसे एक बार उन्होंने हाइड्रोजन ले लिया, फिर नाइट्रोजन ले लिया, फिर ऑक्सीजन ले लिया, ऐसे करके। ड्राई का मतलब होता है कि मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो उन्होंने ड्राई गैस रखी। ठीक है, तो ये सेटअप था। फिर हुआ क्या भाई, इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ से डिस्कवर हो गए, ये क्या बात बनी, वो देखते हैं हम। तो उन लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या करके देखा, उन्होंने ना बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई करी, बहुत ज़्यादा, लाइक यू कैन से अबाउट 20,000 वोल्ट तक। बहुत ज़्यादा ये हाई वोल्टेज होती है। ठीक है, वेरी हाई वोल्टेज। एक तो उन्होंने ये मैं कि इतना करंट प्रोड्यूस कहाँ से हुआ उनके पास? वो तो बैटरी लगाते हैं ना, उस पावर की बैटरी लगाएंगे। डिपेंड करता है ना पावर कितनी चाहिए, वो थोड़ी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो बाहर से हम करंट दे रहे हैं। हाई वोल्टेज रखनी है, लो वोल्टेज पे कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी चीज़ बहुत बार करने से पता चली। और उन्होंने यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत कम रखा, वेरी लो प्रेशर, अबाउट 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर। अब ये क्या है? ये बेटा आएगा तुम लोगों को, ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये प्रेशर के यूनिट होते हैं। अभी तक नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, 10th में नहीं होता, ये +1 में ही होता है। एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। बहुत कम प्रेशर किया, 10⁻², मतलब यहाँ से गैस निकाल दी तभी प्रेशर कम हुआ। तो ये दो कंडीशंस जब उन्होंने मेंटेन की, कौन कौन सी कंडीशंस में है? हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। यस, वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर। तो उन्होंने देखा कि जो एनोड है ना, और एनोड के पीछे यहाँ पे कुछ ग्लो मैम हो। हाँ जी, मैम लो प्रेशर यानी कि उसमें हवा नहीं थी, वैक्यूम पंप से उन्होंने निकाल ली सारी वो? हाँ सारे ने निकाल ली, कम कर दी। ओके। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन रखी, और उन्होंने पता क्या किया, यहाँ एनोड के पीछे एक मटेरियल लगा दिया जिसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड की, एक जैसे कोटिंग लगा दी। ये मटेरियल होता है जिंक सल्फाइड। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यार जिंक सल्फाइड ही क्यों लगाया? जिंक सल्फाइड बेटा एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, या इसको फॉस्फोरेसेंट भी बोल, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट। ये प्रॉपर्टी होती क्या है कि जब इस मटेरियल पे कुछ रेज वगैरह स्ट्राइक करती है ना, लाइक ये मटेरियल के ऊपर कुछ हमने, मान लो ये जिंक सल्फाइड है, इसके ऊपर कुछ रेज गिरी तो ये ग्लो करने लगता है। तो जो मटेरियल ऐसे ग्लो करने लगते हैं उन मटेरियल्स को हम फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स बोलते हैं। तो उन्होंने एनोड के पीछे एक ऐसी कोटिंग कर दी, एंड उन लोगों ने देखा कि जब वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज लगाया तो यहाँ पे उनको एक फेंट, फेंट मतलब लाइट, फेंट ग्रीनिश ग्लो मिला। यहाँ पे ये जो मटेरियल था वो चमकने लग गया। ठीक है,
ये उनका बेसिक एक्सपेरिमेंट था। अब इससे कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो सारा मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। पहले मैंने सारा ये इसीलिए बताया ताकि आपको ये पता चल सके कि व्हाट इज़ द बेसिक सेटअप फॉर द डिस्चार्ज गैस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर जो भी मैंने बताया अब तक? यस मैम मैम। ZNS का पहला एक कलर क्या था? बेटा इसका कलर तो अपना जो भी कलर होता है, मतलब मैं वो कलर में नहीं जा रही, मैं ये बता रही हूँ कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि ये चमकने लगता है। ठीक है, वो आप चेक कर लेना। आई थिंक सो, मेरे ख्याल तो ये वाइट का ही होगा, वो तो आपको मिल जाएगा इसका क्या है। तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बस लेना देना इससे है कि ये फ्लोरिसेंट मटेरियल लगाना है। कोई भी लगा सकते हो। ZNS इज कॉमनली यूज बिकॉज इट्स मोर इजीली अवेलेबल। और कोई क्वेश्चन? चलें आगे, सबको तीनों को क्लियर है? अब देखते हैं कि क्या हुआ होगा। ठीक है, देखो मैं तो तुमको ये बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ। एक एक चीज़ को डिस्कवर करने में, यही चीज़ को करने में कि हाई वोल्टेज रखनी है, उनको पता नहीं कितनी बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ा होगा। पहले उन्होंने लो वोल्टेज रखी होगी, फिर कुछ भी नहीं उनको दिखा, कुछ हो ही नहीं रहा, फिर उन्होंने चेंज कर करके देखा, तो अल्टीमेटली इसमें कुछ रिजल्ट आया। तो होता क्या है, हाई वोल्टेज क्यों रखते हैं, पहला पॉइंट ये है। बेटा जब हाई वोल्टेज करते हो ना तो एक फिनोमिना होता है, उसको थर्मो आयनिक एमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्माइनिक एमिशन। एमिशन वर्ड तो शायद समझते हो आप लोग। एमिशन का लिटरल मीनिंग होता है एमिट होना, निकलना, कहीं से कुछ पैदा होना। तो होता क्या है, यहाँ पे हमने इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज दी, इतनी हाई वोल्टेज देने से जो कैथोड है, कैथोड से थर्मोआयनिक एमिशन होने लगी। नाउ व्हाट इज थर्मोआयनिक एमिशन? थर्मोआयनिक एमिशन होता है बेटा कि बेसिकली आपने इसको हाई करंट दिया, वो हाई करंट थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो। हाँ, हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो वो यहाँ पे उसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ा देगी, कैथोड का टेम्परेचर बढ़ा देगी। मतलब क्या, एक तरह की उसको हीट एनर्जी मिल गई। वो हीट एनर्जी मिलने से अब कैथोड बनी किसकी हुई है? मैंने आपको शुरू में बोला था कि थिन मेटल प्लेट्स लेने हैं। ठीक है, तो मेटल आप लोगों ने 10th में इतना तो पढ़ा हुआ है ना कि मेटल जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण दे आर गुड कंडक्टर। पता है ये बात का? कॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों करता है? बिकॉज इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो इतनी हीट उसको मिल गई कैथोड को कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगे। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? अब आज की डेट में तो हमें पता है ना कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं सारी नॉलेज यूज करके आपको डीप जाके ये समझाना चाहती हूँ कि हुआ क्या, कैसे उन लोगों ने डिस्कवरी की। रिजल्ट तो आ गया, अब वो रिजल्ट में आगे केमिस्ट्री क्या लगी, अंदर क्या हो रहा है, एटम के लेवल पे क्या हो रहा है, वो समझने की कोशिश करना। ये जो मेटल है, ये प्लेट जिसकी भी बनी हुई है, हम मान लेते हैं कोई भी मेटल लगा लो, से XYZ, तो उसमें कोई एटम होंगे। तो एटम के अंदर अब तो पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है जी। तो वो इतना हाई उसको टेम्परेचर मिला हाई वोल्टेज के कारण कि वो हीट एनर्जी में बदल गया, और वो इतना हाई टेम्परेचर पैदा हो गया कि कैथोड जो जिस भी मेटल का बना हुआ था उसने इलेक्ट्रॉन पैदा करने शुरू कर दिए। उसको बोलते हैं हम, ये फिनोमिना होता है, इट इज कॉल्ड थर्मो आयनिक एमिशन। एमिशन मतलब निकलना, थर्मो मतलब हीट के कारण कुछ एमिट होने लग गया। समझ में आ गया ये बेटा? प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अब ये इलेक्ट्रॉन ने क्या तूफान मचाया देखते हैं। हमें पता है कि यार यहाँ पे गैस है ना। तुम लोग इमेजिन कर लो कि हाइड्रोजन है, तो क्या लगता है कि यहाँ पे H2 के मॉलिक्यूल ऐसे करके घूम रहे हैं। आई बात समझ? ये सिचुएशन है। फिर क्या हो जाएगा, फिर होगा क्या, देखो। अब H2 का मॉलिक्यूल H+H एटम से बनता है, इनमें बॉन्ड होता है, इतना तो पता होगा, 9th-10th में इतना तो पढ़ के आते हो। मतलब ये ऐसे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं ना वो हाई एनर्जी के हैं। क्यों हाई एनर्जी के हैं? इतनी सारी हीट लेके ही हमने उनको पैदा किया है।
तो वो इतनी हाई एनर्जी के कारण ना इनके बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो बॉन्ड तोड़ने से क्या होगा जी? बॉन्ड तोड़ने से होगा हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल हैं, कोई भी जो गैस ले रहे हो, मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या घूमने लग गया, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा जी? एटम घूम रहे हैं। अब तुमको पता है कि हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक नंबर, मतलब क्या, ऐसे लिखते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो अब आज की डेट में तो पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घूम रही हैं चीजें। ये हाइड्रोजन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया एटम का, इमेजिनेशन करा रही हूँ सारी, मतलब यहाँ पे ऐसी चीजें घूम रही हैं, ऐसी, उसके जो शेल में उसका इलेक्ट्रॉन अपना घूम रहा है, ऐसी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तेज स्पीड में हाई एनर्जी के साथ, वो क्या करेंगे, वो हर एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ टकराएंगे। क्यों टकराएंगे? क्योंकि वो हाई एनर्जी से आ रहे हैं, बट इतना ज़्यादा, मतलब जैसे कह लो फोर्स लगाते हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं, उसको खींच के अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ से फ्री हो गया, यहाँ से हो गया, तो न्यूक्लियस मतलब एक साइड रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की आप ऐसे इमेजिन करो एक वो बन जाता है, जैसे बोलते हैं नहीं, एक स्ट्रीम बन गई, मुझे वर्ड यूज करना चाहिए, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक, हिंदी में बोला जाए, एक बहाव सा बन गया इलेक्ट्रॉन का। ये जो इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रीम बन गई, बेसिकली इनको हम कैथोड रेज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इनको? कैथोड रेज का। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये एनोड के पीछे क्यों गए? क्योंकि बेटा अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। तो वो यहाँ पे जाके, और उनकी ना पेनिट्रेशन पावर हाई होती है। पेनिट्रेशन का मतलब है घुस जाना। तो वो एनोड के जो मेटल होता है उसको पार करके इसके पीछे जाके ग्लो देते हैं। फिर साइंटिस्ट ने बाद में पता है क्या किया था? हेलो, हेलो, सॉरी मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने ऐसा भी किया, एनोड को परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड का मतलब है बीच बीच में, मतलब जैसे ये मेटल है, बीच में कुछ कुछ खाली जगह छोड़ दी, ताकि जहाँ ये जो कैथोड रेज आ रही हैं वो अच्छे से इसमें से पास होके यहाँ पे स्ट्राइक करके अच्छा सारा रिजल्ट दे सके। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बनी, इनको ही हम कैथोड रेज बोलते हैं। और कैथोड रेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रही हैं बेसिकली। और एनोड पे वो क्यों जा रही हैं? क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, और उसके पीछे क्या लगा हुआ है? फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ है, जिस पे स्ट्राइक होके वो ग्लो देते हैं। आई बात समझ में क्या हो रहा है? प्लीज यस मैम। रिप्लाई मी। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। मैम अगर ZNS कैथोड वाली साइड लगा दें तो दूसरी तरफ चल जाएंगे वो लोग? नहीं बेटा, वो तो फ्लोरेसेंट मटेरियल है, वो दूसरी तरफ थोड़ी जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो इस पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव हमने टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। इसमें अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जो मैम ने बोला कि इलेक्ट्रॉन तो खींच के चले गए, जो पॉजिटिव पार्टिकल बचे वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे इसकी तरफ। आ रही बात समझ में? यस मैम। अब वो क्या करेंगे? वो आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं ना अभी, तो हम वो तब समझ में आएगा जब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बेसिकली यहीं से निकलता है, वो कोई अलग नहीं है। ये जो पॉजिटिव पार्ट बनेगा वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का रीजन बनेगा, और ये जो नेगेटिव कैथोड रेज थी उसके कारण डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी। ठीक है, अब देखो, इतना हमें समझ में आया कि एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या एक्चुअल में। अब हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब मैं तुमको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये बेटा नोट्स हैं, ये देखो, ये मेरे ही हैंड रिटन है, ठीक है। ये मैं तुमको भेजूंगी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारा लिखा हुआ दिख रहा है ना? यस मैम। ये सारा लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट लिखा है जो मैंने आपको समझाया। मैम इसकी पीडीएफ भेजोगे? हाँ, 4-5 पेज ही हैं, इसका PDF वही शो कर रही हूँ, वही भेज दूंगी। अब मैंने अभी ये क्यों खोल लिया, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, 1 मिनट, इसमें भी लिख पाते होते हैं ना, ऑप्शन कहाँ है?
ये रही, या लिखा जा रहा है, हाँ। अब ये देखो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, तो मैं दोनों चीज साथ में यूज करूंगी, पीडीएफ और बोर्ड। ये जो कैथोड रेज होती है ना बेटा, ये स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दिया, हर एक का प्रूफ है, तो वो प्रूफ आपको करने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी लिख दिया है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। एक्चुअली पता है वो कैसे पता चला था, ये जैसे ट्यूब थी, कैथोड रेज दिखती थोड़ी हैं, उनको तो सिर्फ ग्लो दिखा उसके पीछे, तो प्रॉपर्टीज इनकी पता लगाने के लिए भी बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी। ये यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज आ रही थी जिनको इन्होंने कैथोड रेज बोला है। तो यहाँ पे कोई मटेरियल रख दिया इन्होंने बीच में, जैसे एक पेडल सा रख दिया हल्का सा, तो उसका शेडो बना था, ठीक है। तो शेडो बनने से ये पता चला कि वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करते हैं। दे मतलब जो यहाँ से रेज आ रही थी उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, कैथोड रेज, अच्छा रीज फिजिक्स की क्लास कितने बजे है? 3 PM, मैथ्स का वैसे आपका टाइमिंग क्या है? 1 to 2। अब घर जाते हो ना सर के, तो फिर 5 मिनट पहले वापस आना कल से, ताकि यहाँ पे प्रॉपरली पहुँच जाओ। ओके, तो मैं क्या बता रही थी, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल का क्या मतलब है? दे का मतलब क्या है यहाँ पे महक? कैथोड रेज। कैथोड रेज तो यहाँ से निकली, ठीक है। तो इन लोगों ने वही पैडल रखा हुआ है, हल्के से ये पैडल सा बीच में रख दिया, तो वो ना रोटेट करने लग गया, घूमने लग गया। वो घूमेगा क्यों भाई? जोर लगा हुआ तभी है। जोर कहाँ से लगा? जो कैथोड रेज आ रही थी उन्होंने मतलब इस पे ऐसे स्ट्राइक किया, तो वो किसी अच्छी खासी मतलब चीज़ की बनी होगी ना, कोई पार्टिकल की बनी होगी, तभी वो इसको घुमाने में कामयाब हो पाई। मूवमेंट ऑफ लाइट पैडल व्हील, इससे पता चलता है कि जो रेज इस पे स्ट्राइक हुई वो मटेरियल पार्टिकल्स की बनी हुई थी। थर्ड प्रॉपर्टी की है, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। आज के टाइम तो हमें पता है कि यार कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है, तब थोड़ी पता था। तब तो उन्होंने रिसर्च कर रहे थे कि ये जो यहाँ पे ग्लो आया है, यहाँ से कुछ निकल के आ रहा है, वो दिख तो रहा नहीं था, उसके इंडिकेशन थे, एक तो ग्लो आया, दूसरा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, शेडो बनी, पैडल व्हील घूमा, इसका मतलब वो जो रेज हैं वो कुछ पार्टिकल की बनी हुई हैं और उनमें नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे पता चला? उन लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे बाहर एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वो बैटरी थी उसकी बात नहीं कर रही, और फील्ड लगा दिया। तो उन्होंने देखा, मतलब उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया किसी ढंग से कि ये जो रेज थी वो पॉजिटिवली टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। अगेन वो दिखती तो थी नहीं, बट कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा जिससे ये पता चला होगा कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। नो यू नो कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो पॉजिटिव की तरफ कोई खींचा गया, इसका मतलब खुद वो नेगेटिव चार्ज लेके बैठा था। इससे पता चला कि कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज लेके बैठी हैं, क्योंकि दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हुई। तो एक्सटर्नल बेटा ये फील्ड लग जाते होते हैं, ये तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। तो क्या किया उन्होंने, ऐसे मतलब मैग्नेट वगैरह रख के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया, तो उन लोगों ने ये देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी अट्रैक्ट हो रही हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि सीधे जा रहे थे या इधर मुड़ गए या उधर मुड़ गए, वो कहाँ मुड़े, यू नीड नॉट टू गो इनटू दैट काइंड ऑफ डिटेल्स, वो थोड़ा बहुत आपको +2 में आएगा, वो भी फिजिक्स में। तो अभी खाली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कैथोड रेज हैं भाई ये कैसी हैं। हम किसी नए बंदे को मिलते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि उसके बारे में कुछ पता चले, वो कौन है, कैसा है, दिखता तो है नहीं ये। तो हमें पता चला स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मटेरियल पार्टिकल का बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड से भी वो डिफ्लेक्ट होने की कैपेसिटी रखता है। और ये भी पता चला कि वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए भी बहुत सारा कुछ किया गया होगा। कैथोड रेज को जब किसी और मेटल से स्ट्राइक किया तो वो गर्म हो गया होगा मेटल। इससे पता चलता है कि जो कैथोड रेज आ रही थी
वो हीट पैदा करने की कैपेसिटी रखती हैं। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन का मतलब है घुस जाना अंदर, वो तो मैंने बताया ही था, एनोड में घुस के वो ग्लो पैदा करती हैं। बाद में एनोड को परफोरेशन कर दिया गया, बट पहले तो उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट रहता है। और प्रॉपर्टी क्या है, दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन स्ट्राइक विद हैवी मेटल। ये मेटल के नाम है बेटा, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, हैवी मेटल होते हैं ये। वो आपको बताया था ना, डी ब्लॉक में आएंगे पीरियोडिक टेबल के, ये यहाँ पे डी या एफ में आते हैं हैवी मेटल। तो हैवी मेटल पे जब ये कैथोड रे स्ट्राइक कराई तो एक्स रेज पैदा हुई। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं, समझ में आ गया? यस मैम। सम अप ma'am. करें, स्ट्रेट Yes, लाइन में ma'am. मूव करती हैं, ठीक है। और क्या है, मटेरियल पार्टिकल का बना हुआ है, नेगेटिवली चार्ज लेके बैठती हैं और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, हीटिंग प्रोड्यूस करती हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट लिखे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जो बेटा कैथोड रेज के करेक्टर है ना, जो ऊपर पढ़ के आए हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते कि कौन सी गैस है। कौन सी गैस मतलब हमने किया ना कि ट्यूब में इन लोगों ने कभी कौन सी गैस डाली, कभी कौन सी गैस डाली, हर बार सेम रिजल्ट आया। It means cathode rays की properties are independent of the nature of the gas, as well as they are also independent of the material of which electrodes are made up of. ये जो मेटल की प्लेट्स हैं, ये कौन से मटेरियल की बनी हुई हैं, इस बात पे भी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। आई बात समझ में? तो एक ना लाइन मैं ऐड करा रही हूँ, वो आप जब लिखोगे ना नोट्स, अभी अपनी कॉपी पे लिख लो एक लाइन, यहाँ पे लिखो, सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम कैथोड रेज ही है, क्योंकि आज के टाइम हमें पता है कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन ही थी, सो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज कर लिया। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक constituent of all atoms। तो इससे पता चला कि कोई मर्जी एटम हो, किसी मर्जी, कोई मर्जी गैस हो, कोई मर्जी उसका बना हो इलेक्ट्रोड, हर एक में सेम प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक एटम का ही मतलब बेसिक पार्टिकल बनते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट बेटा ये लाइन ऐड कर लेना, क्योंकि ये पीडीएफ में लिखी नहीं हुई, अभी ये तो रब हो जाएगी ना जब मैं आपको भेजूंगी, तो मैं अभी लिख रही हूँ इसके ऊपर ये इससे पेन से। और ना मैं फिर आपकी रैंडमली नहीं मैम, सेव हो रहा है वो तो। नहीं हो रहा, मैं सेव नहीं करने वाली इसको। कर देना मैम। नहीं करूंगी बेटा, ये बीच में इतना गंद पड़ा हुआ है, मेरे तो नोट्स खराब हो जाएंगे, तो समझाने के लिए आप लिखना खुद। ओके मैम। तुम जो सोच रहे हो कि लिखोगे नहीं, ये पीडीएफ संभाल के रखेंगे, ऐसा नहीं करना, कॉपी पे लिखना। मैं चेक करूंगी कॉपी वीडियो ऑन करके, ना लिखा होगा फिर देखना। ऑनलाइन से बेटा फायदे भी हैं, देखो आपको कितनी चीज़ें वीडियोस वगैरह भी दिखा के ज़्यादा बेटर आ जाता है, तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। ओवरऑल कौन सा एक्सपीरियंस बेटर लगता है, ऑफलाइन ऑनलाइन? मैम ऑफलाइन इज बेटर। Offline is best. ऑफलाइन? Yes, ma'am. हाँ तो है ही, इससे आंखों पे भी स्ट्रेस वगैरह पड़ता है, औखा है थोड़ा सा, बट चलो एटलीस्ट ये है कि पढ़ाई ऐसे ख़राब नहीं हो रही जब तक ये सारा चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती। लेट्स सी। ओके, आगे देखो बेटा क्या है, एक मिनट। अच्छा, अब तो आपका टाइम भी हो गया, टॉपिक तो फिर अगला नया है, इसको समझाने में तो टाइम जाएगा। आज आप लोगों ने मेरा टाइम कर दिया बहुत कम। चलो कोई बात नहीं, फिर कल पूरे 2 बजे आ जाओगे या और कोई टाइम रखना है फिर इवनिंग का, ये बता दो मुझे। मैम इवनिंग का टाइम। बेटा 7 से 8 देखो +2 की होती है,
फिर क्या रात को पढ़ोगे? फिर मैम थोड़ा पहले 1 बजे से पहले। 1 बजे से पहले? महक तुम तो फिर इसका बेटा गड़बड़ होगी, कल को इसकी बायो की क्लास भी लगनी शुरू हो जाएगी। तुम लोग सर को बोल नहीं सकते कि 15 मिनट पहले छोड़ दिया करो? हरवीर हम्म? मैम, हरवीर की क्लासें होती हैं तो उसने 1 बजे लगवाई थी क्लास। नहीं, 1:45 से यस मैम। 1:45 कर लो ना। कितनी दूर पड़ता है, घर आने में कितना टाइम चला जाता है? मैम 3 to 4 minutes। तो फिर सर से बोलना कल रिक्वेस्ट करके कि सर 10 मिनट पहले छोड़ दो हमें, ठीक है? फिर मैम ऐसे मेरे को 15 मिनट लगेगा। ओके 15 मैम। मिनट लगते हैं, या फिर मैं फिजिक्स वाले सर को बोल देती हूँ कि सर 3:15 शुरू कर लिया करेंगे, यही कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। आज कर लो, फिर मैं यस सर से मैम। बात करती हूँ, दीपक सर से। ओके। ओके मैम। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू मैम। ओके। बाय।